सबसे पहला जो हमें जानना जरूरी है वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स रेलवे के एग्जाम में या छोटा छोटा किसी भी एग्जाम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है और लोग उसमें फंस के रह जाते हैं। तो मेरा ये कोशिश रहेगा कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ संख्याओं के वर्गीकरण में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखिए, ध्यान से समझना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे बड़ा जो नंबर है, नंबर सेट, उस सेट को समझना है। सबसे बड़ा नंबर सेट है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का। इस नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको कहा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सौमिश्र संख्याएं। सौमिश्र संख्याएं। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग सबके बारे में आराम आराम से जानेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में बांट दिया गया। कितने पार्ट में बांट दिया गया? दो पार्ट में। ठीक है, एक को कहा जाता है रियल नंबर। कौन सा नंबर? रियल नंबर, जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। और दूसरे को कहा गया इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? काल्पनिक संख्याएं। अब देखो, एक छोटे से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो मैं आपको बताता हूं। जिस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, जिस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, उसे वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। और इसी तरह से यहां पर क्या हो जाएगा, जिस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? काल्पनिक संख्याएं कहलाएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जिस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन में लिखा हुआ था कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑप्शन में लिखा हुआ था इमेजिनरी नंबर, ऑप्शन में लिखा हुआ था रियल नंबर, ऑप्शन में लिखा हुआ था नॉन ऑफ दीज। तो आंसर इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा? बताओ। आंसर इसका डायरेक्ट हो जाएगा रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं से। बोलो है क्या? तो इसलिए ध्यान से समझना, रियल नंबर किसको कहा जाता है? जिस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। जैसे आप यहां पर ऐसे देखोगे ध्यान से, एक लाइन है, ये लाइन आप लोग देखते होंगे कि लाइन को कैसे दर्शाया जाता है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरह से -1, इस तरह से -2। अब आप एक लेंस लगा करके जब चेक करोगे तो 0 और 1 के बीच में आपको अनंत संख्या नजर आएगा। तो अगर आप एक बार लेंस लगाओगे तो 0.1 नजर आएगा, फिर 0.2, 0.3, 0.9 तक आपको नजर आएगा, फिर 0 और 0.1 के बीच में आपको बहुत सारा पॉइंट नजर आएगा। बोलो, ठीक है? 0 और 0.1 के बीच बहुत सारा पॉइंट आपको नजर आएगा। ठीक है, इसको जैसे ही हटा दोगे, बड़ा कर दोगे, तो एक 0 लिख लो और एक 0.1 लिख लो, तो बहुत सारा संख्याएं आपको ना यहाँ पर नजर आएगा। इस तरह से लेंस लगाते चलो, आपको संख्या रेखा दिखता जाएगा, विस्तार इसका होता चला जाएगा। तो इस सारी तरह की संख्या को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से एक चीज और, कि वास्तविक संख्या को भी दो पार्ट में बांट दिया गया। कितने पार्ट में बांट दिया गया? वास्तविक संख्याओं को दो पार्ट में। ध्यान से समझना, यहीं से हम लोग को मेन समझना है। रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया। एक का नाम दिया गया रेशनल नंबर, एक का नाम क्या दे दिया गया? रेशनल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। और दूसरे का नाम दे दिया गया इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, हर एक वह संख्या जिसको पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, हर एक वह संख्या जिसको पी वाई क्यू के रूप में निरूपित किया जा सकता है, जिसको पी वाई क्यू के रूप में निरूपित किया जा सकता है, कहने का मतलब है जिसको हम लोग भिन्न के रूप में निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, जिसको पी वाई क्यू यानी फ्रैक्शन के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, उस सारे संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं।
और जिसको पी वाई क्यू के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है उस सारे संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब इसमें एक चीज और ध्यान से समझने वाली बात है कि q डजंट इक्वल टू जीरो, q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि q अगर जीरो के बराबर हो जाएगा, जैसे हम एक संख्या लिखते हैं 12/0, तो 12/0 लिखो या 4/0 लिख दो, तो किसी भी संख्या को अगर आप जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इस तरह के सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये जो है परिमेय संख्या हमने क्या कहा, पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और हर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और वह सारा संख्या जिसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। देखो धीरे धीरे आपको और भी समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है, सारा चीज हम आपको समझाते हैं, आराम से देखना और आराम से समझने का कोशिश करना, ठीक है। अब यहां पर देखो पी वाई क्यू के रूप में किसको किसको लिख सकते हैं, बोलिए। देखिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले आते हैं हम लोग प्राकृत संख्या पे। किस पे आते हैं? प्राकृत संख्या पे, नेचुरल नंबर पे। अभी उसको छोड़ दो, जो हमने यहां तक बताया उसको अभी छोड़ दो, उसको होल्ड पे रखते हैं। अब डायरेक्ट आते हैं नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर क्या कहा जाता है, किसको कहा जाता है, ये सब आप लोग जानते होंगे बचपन से ही, कि वैसा संख्या जिसको गिनती की सारी संख्याओं को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। बोलिए करते हैं क्या? और गिनती शुरू कहां से होता है? 1 2 3 4 5 6, जहां तक आप गिनती कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आए भाई साहब हमारे आर्यभट्ट साहब, और उन्होंने एक जीरो का आविष्कार किया, या आप बोल सकते खोज किया। और जैसे ही इस नेचुरल नंबर के ग्रुप में जीरो को शामिल कर दिया गया, तो अब हमारे पास क्या आ गया, वो सारा का सारा संख्या पूर्ण संख्या आ गया। क्या आ गया हमारे पास? पूर्ण संख्या कहलाया। तो नेचुरल नंबर गिनती की सारी संख्या, मतलब एक से गिनती शुरू होता है और जहां तक गिनती कर सकते हैं उस सारे संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ? हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। और उसी में जीरो को जैसे ही शामिल कर दिया तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको होल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। बात आ रहा समझ में? अब इससे बड़ा देखो एक और सेट है हमारे पास, पूर्णांक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या। देखो हम उल्टा लिखते जा रहे हैं, कुछ इसमें खास बात होगा इसलिए हम उल्टा लिख रहे हैं। अब हमने क्या देखा कि ये पूर्ण संख्या तो हमारे पास है ही, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ये जहां तक गिनती कर सकते हैं। जीरो से जस्ट पहले वो सब सारा क्या कहलाएगा? ऋणात्मक कहलाएगा। 0 -1 -2 -3 -4, जहां तक हम उल्टा गिनती कर सकते हैं, ये सारा क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगा। एक के बाद जीरो के बाद जितना भी दाहिने तरफ आप देखोगे उस सारे को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स या धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। और एक से जितना भी पहले है, -1 से जितना भी है पहले, उस सारे को हम लोग बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। और जीरो को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इंटीजर। क्या बोलते हैं बताओ? न्यूट्रल इंटीजर, या हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं उदासीन पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक बोलते हैं भाई? उदासीन पूर्णांक। याद रखना इस चीज को, ठीक है। जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीन पूर्णांक। अब यहां पर देखो एक चीज और, थोड़ा सा अब हम इसको नीचे लाते हैं, ध्यान से देखना, थोड़ा सा हम इसको अब नीचे लाते हैं। देखो हमारे सामने क्या लिखा हुआ? परिमेय संख्या। बोलो लिखा हुआ क्या? हमारे सामने लिखा हुआ परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। आप खुद बताओ कि अगर हम यहां से नेचुरल नंबर में से कोई भी संख्या उठाए, जैसे 3 उठाते हैं, तो आप क्या बता सकते हो कि ये जो नेचुरल नंबर है, ये जो हमारे पास नेचुरल नंबर है, क्या उसको पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? क्या बताओ? पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं क्या? बोलोगे हाँ सर, पी वाई क्यू के रूप में क्यों नहीं लिख सकते? 2 को हम लोग पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, 2/1 है। इसी तरह से क्या जीरो को हम लोग पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं क्या? हाँ, जीरो को भी पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जीरो के नीचे में कोई भी संख्या रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो को सभी संख्या काटती ही काटती है। तो जीरो भी हमारा क्या आ जाएगा? पी वाई क्यू के रूप में लिखाएगा, और इसको भी हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। मतलब नेचुरल नंबर भी हमारा परिमेय संख्या है, वोल नंबर भी हमारा परिमेय संख्या है। क्या -5 को हम लोग पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इंटीजर्स भी हमारा क्या है? पी वाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है। बोलो यहां तक ठीक है? अब क्या है, अब मैं आपको यहां पर बताता हूं। यहां पर आपने क्या देखा कि सारा परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या है, वोल नंबर भी परिमेय संख्या है, नेचुरल नंबर भी हमारे पास परिमेय संख्या है। अब इसके अलावा भी तो बहुत सारा पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 1/2, 3/4, 2/3, इस तरह का 5/6, 5/4, इस तरह का सारा संख्या वो भी तो पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ, लिखा जा सकता है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। उस कंडीशन में देखिए हुआ क्या,
परिमेय संख्या जो हमारे पास है, रेशनल नंबर जो हमारे पास है, इस रेशनल नंबर को दो पार्ट में बांट दिया। कितना पार्ट में बांट दिया? दो पार्ट में बांट दिया। कौन कौन सा पार्ट में बांटा? सबसे पहला बोला इसको पूर्णांक संख्या है, एक पार्ट होगा पूर्णांक संख्या वाला। और पूर्णांक संख्या के अंतर्गत अगर आप गौर से देखोगे तो पूर्णांक संख्या के अंतर्गत वोल नंबर भी आ गया और नेचुरल नंबर भी आ गया, पूर्ण संख्या भी आ गया और प्राकृत संख्या भी आ गया। तो एक पार्ट आपका क्या हो गया? इंटीजर्स का। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? और दूसरा पार्ट हो गया डेसिमल का। डेसिमल का हो गया जिसको कि हम लोग बोलते हैं दशमलव। क्या बोलते हैं? दशमलव। ध्यान से देखना, जैसे दशमलव में हम लोग देखते हैं कोई भी संख्या लिखा हुआ 0.25, तो क्या 0.25 को हम लोग दशमलव के रूप में PYQ के रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 25/100 हो जाता है, और 25/100 को जैसे ही हम लोग ऊपर नीचे काटते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? 1/4 आ जाता है। क्या ये PYQ के रूप में लिखा हुआ? क्या बोलोगे? हाँ सर, PYQ के रूप में लिखा हुआ। लेकिन लोचा यहाँ पर और फंस गया, दशमलव को भी दो पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट में बांटा गया? दो पार्ट में। ध्यान से समझना, हमने क्या बताया? एक बार हम इतना दूर तक रिपीट करते हैं और उसके बाद फिर दशमलव पे आते हैं, ठीक है? यहीं से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखो, हमने सबसे पहले आपको क्या बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सबसे बड़ा सेट होता है जिसको दो पार्ट में बांटा गया, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, जिसको संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता है। संख्या रेखा पर जिसको दर्शाया नहीं जा सकता, जैसे आप एक बात बताओ, जैसे अगर यहां पर ये लिखा हुआ है -25 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या -25 का स्क्वायर रूट निकलेगा क्या? तो इस तरह का सारा संख्या जिसको कि सिर्फ हम लोग कल्पनाओं में सोच सकते हैं, उस सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। बोलिए, ठीक है? और जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसको रियल नंबर कहते हैं। हमने बताया रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया। रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया। कौन कौन सा? एक पार्ट हो गया आपका रेशनल नंबर का, दूसरा हो गया आपका इरेशनल नंबर का। PYQ के रूप में जिसको लिखा जा सकता है उसको रेशनल नंबर बोलते हैं, जिसको PYQ के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। हमने बताया कि परिमेय संख्या को दो पार्ट में बांटा गया। परिमेय संख्या को दो पार्ट में बांटा गया। एक बांटा गया पूर्णांक संख्या जिसको कि हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, और दूसरा है हमारा डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याएं, ठीक है? पूर्णांक संख्या में क्या सब हो जाएगा? देखो, हमने क्या देखा? प्राकृत संख्या, गिनती की सारी संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। इसी में जीरो शामिल कर दिया, वोल नंबर हो गया पूर्ण संख्या। इसी में जितना भी हमारा ये नेचुरल नंबर, अगर इसको हम लोग निगेटिव में दर्शाएं तो वो सारा ऋणात्मक कहलाता है, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। तो ये सारा का सारा क्या कहलाएगा? -1 से लेकर के माइनस जहां तक आप कर सकते हैं गिनती, 1 से लेकर के जहां तक आप प्लस में गिनती कर सकते हैं, और +0, इस तीनों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। बोलिए, बोलते हैं क्या? एक से लेकर के दाहिने आप जाते जाओगे वो सारा सारा आपको धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा, ठीक है? और -1 से लेकर के लेफ्ट में जितना भी है वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा। और जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इंटीजर या उदासीन पूर्णांक। अब आपने क्या देखा? अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, क्या बताओ पूर्णांक संख्या, सारा पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है? बोलोगे नहीं। क्या सारा पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है? बोलोगे हाँ। बोलेगा सारा रेशनल नंबर क्या पूर्णांक संख्या है? बोलोगे नहीं। लेकिन क्या सारा इंटीजर्स पूर्णांक संख्या है? सारा इंटीजर्स क्या रेशनल नंबर है? बोलोगे हाँ। क्या सारा प्राकृत संख्या रेशनल नंबर है? बोलोगे हाँ। जबकि सारा रेशनल नंबर क्या प्राकृत संख्या? नहीं। ये आप क्या देख पा रहे हो? ये जो हमने आपको लिखा है इससे छोटा ग्रुप है और इससे ये छोटा ग्रुप है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। बोलो, जीरो को रेशनल नंबर कैसे कहेंगे सर जी? जीरो रेशनल नंबर है भाई मेरे। जीरो किसी के नीचे में आएगा तो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, बट जीरो अगर अंश के रूप में है, और जीरो का खुद का आइडेंटिटी जीरो ही है। बताओ है क्या? जीरो का खुद का आइडेंटिटी, जीरो के नीचे में कुछ भी रख दो ना, जीरो के नीचे में एक्स रख दो तो भी ये जीरो ही हो जाएगा। और जीरो को हम लोग खोज चुके हैं, अनंत को नहीं खोजे हैं, तो इसीलिए अनंत नहीं रेशनल नंबर है, बट जीरो हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर है। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है? चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग, इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। हमने आपको क्या बताया? दशमलव को दो पार्ट में बांटा गया। दशमलव को भी कितना पार्ट में बांटा गया? दो पार्ट में बांटा गया। आते हैं हम लोग थोड़ा सा दशमलव के बारे में समझते हैं। देखिए, ध्यान से समझना है। दशमलव को दो पार्ट में बांटा गया। मैं यहां पर लिखता हूं दशमलव, डेसिमल नंबर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं, देखो जो भी चीज़ हम बता रहे हैं वो 100% सर्टिफाइड चीज़ है, इसमें आप कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करना, ठीक है? जो भी चीज़ बता रहे हैं 100% चीज़ बता रहे हैं, और इसमें कभी भी कन्फ्यूज़न क्रिएट करोगे तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। देखो, डेसिमल को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक को कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स।
टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, जिसको कि हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव संख्याएं। क्या बोलते हैं इसको? शांत दशमलव संख्याएं। यहां तक ठीक है। दूसरा पार्ट होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट कर दो यहां पर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अशांत दशमलव संख्याएं, अशांत दशमलव संख्याएं, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, अब यहां पर ध्यान से समझना। हाँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसा कि आपको नाम से ही पता चल पा रहा है, ये शांत दशमलव है। मतलब आते हैं और अशांत दशमलव को हम लोग समझते हैं। देखिए ध्यान से, हमने क्या कहा? अशांत दशमलव को दो पार्ट में बांटा गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को दो पार्ट में बांटा गया। एक का नाम रखा गया रेकरिंग, रेकरिंग डेसिमल नंबर्स, और दूसरे को कहा गया नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। चूंकि नाम इसका बड़ा है तो मैं ज्यादा इसको लिख नहीं रहा हूं, सीधा हमने क्या लिख दिया? नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। रेकरिंग डेसिमल को हम लोग बोलते हैं पुनरावृत्ति दशमलव, पुनरावृत्ति अशांत दशमलव, पुनरावृत्ति अशांत दशमलव, इसको पूरा लिख ले उन्हें। और इसको हम लोग बोलते हैं अनावृत्ति अशांत दशमलव। अब यहां पर ही देखो, समझना ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट। हमने क्या कहा? टर्मिनेटिंग डेसिमल ये रुका हुआ, और इसको पी वाई क्यू के रूप में बहुत आसानी से लिखा जा सकता है, ठीक है। हाँ, शांत को समझाइए सर, शांत को तो समझा दिए भाई, ये रुक गया, देख लो 0.05 है, दशमलव कुछ भी लिख लो, 0.45 लिख लो, तो क्या 0.45 को हम लोग 45/100 लिख सकते हैं क्या? ऊपर नीचे काट दो, 9/20 आ जाएगा आपका, नहीं आएगा? यहां पर इसको समझना, रेकरिंग डेसिमल है, हमने कहा अशांत दशमलव का दो पार्ट में बांटा गया, एक पुनरावृत्ति अशांत दशमलव है, दूसरा अनावृत्ति अशांत दशमलव है, ठीक है। अब यहां पर देखो, पुनरावृत्ति अशांत दशमलव क्या होता है, ध्यान से समझना। कभी कभी क्या होता है ना, कि कभी कभी आप देखोगे अशांत दशमलव का मतलब है ये लाइफ टाइम चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। बट दो तरह से चलता है, एक क्या करता है? बार बार खुद को ही रिपीट करता रहता है, रिपीट करता है, रिपीट करता है, असंख्य बार रिपीट करता है। और दूसरा क्या होता है ना, मतलब बिना मतलब का कुछ ये आ गया, कभी ये संख्या आ गया, कभी ये अंक आ गया, और वो भी अनंत तक चलता रहता है। मतलब ऐसे है रेकरिंग डेसिमल 0.333333 इस तरह से ये कहां तक है? अनंत तक चलता चला जाएगा। लिखा हुआ 0.45 45 45 4 5, और इस तरह से ये 4 5 4 5 4 5 रिपीट होते होते ये अनंत तक चला जाएगा। बट अनावृत्ति दशमलव क्या होता है? 0.1 2 3 4 1 2 5 7 3 9, जो मन में आ रहा है वो आता चला जाएगा, और ये कहां तक चला जाएगा? रिपीट नहीं करेगा अपने आप को, बट कोई ना कोई संख्या आता ही चला जाएगा, और ये अनंत तक चला जाता है। तो इस तरह का जो भी संख्या है इसको हम लोग पुनरावृत्ति अशांत दशमलव बोलते हैं, जबकि इस तरह का जो भी संख्या है इसको हम लोग अनावृत्ति अशांत दशमलव बोलते हैं, ठीक है। यहां तक सही है। अब यहां पर देखिए ध्यान से, ये जो पुनरावृत्ति अशांत दशमलव है, पुनरावृत्ति अशांत दशमलव को अब यहां पर आप समझिए। पुनरावृत्ति अशांत दशमलव को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये जो पुनरावृत्ति अशांत दशमलव जिसको हमने लिखा है 0.3, तो इस तरह का जो संख्या है इस पे एक बार लगा दिया जाता है। 0.3 पे एक बार लगा दिया गया, और जैसे ही 0.3 पे एक बार लगाया तो इसका क्या मतलब है कि 3
बार का मतलब हम लोग समझ के चलते हैं कि ये 3 बार 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 रिपीट करता चला जाता है, ठीक है। और इस तरह के संख्या को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 3/9 लिखते हैं। हमने क्या देखा था, जब यहां पर 0.3 आ जाए तो इस तरह की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, 3/10 बोलते हैं, ठीक है। लेकिन 0.3 अगर आ जाए और इस पर एक रेकरिंग दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है ये 3/9 होगा, और 3/9 को ऊपर नीचे काट सकते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/3। इसी तरह से जो 0.45 है तो 0.45 पर हम लोग एक रेकरिंग डाल करके इसको शांत कर देते हैं, रोक देते हैं, ठीक है। और रोकने के बाद हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 45/99। अब ऊपर नीचे जैसे ही काटोगे तो 9 पचे 45, 11 9 99, हमारे पास क्या आ गया, 5/11। जैसा कि आपने देखा था 0.45 को हमने 5/100 लिखा था, ये हो गया था हमारे पास 9/20, जबकि यहाँ पर हमारे पास 0.45 पे अगर रेकरिंग है तो हमारे पास क्या आया हुआ है, 5/11। अब आप एक बात ये बताओ, एक बात यहाँ पर ये बताओ, क्या इसको पी वाई क्यू के रूप में हमने लिखा कि नहीं लिखा? बोलोगे हाँ सर हमने इसको लिखा। तो जब हमने पुनरावृत्ति अशांत दशमलव को, रेकरिंग डेसिमल को हम लोग पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते अगर हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि क्या ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? बोलोगे हाँ सर ये तो परिमेय संख्या होगा, क्योंकि आपने तो परिमेय संख्या के बारे में ये बताया है कि आप पी वाई क्यू के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जितना भी रेकरिंग डेसिमल है वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा बताओ, परिमेय संख्या। बट जितना भी अनावृत्ति अशांत दशमलव है, क्या हम लोग इसको पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते भाई मेरे। क्यों नहीं लिख सकते? दशमलव अगर हटा दोगे तो बट्टे 1 आएगा। अब 0 0 0 0 कहां तक बैठाना पता है क्या? नहीं पता है। यानी हम लोग इसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, और पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो ये परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा? बोलोगे आप कि ये 100% अपरिमेय संख्या होगा सर, क्योंकि आपने अभी बताया था कि परिमेय संख्या जिसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो सारा का सारा क्या कहलाएगा बताओ, परिमेय संख्या कहलाएगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब यहां पर देखो ये जो हमारे पास अपरिमेय संख्या आया हुआ है देखो एक बात आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बोलेगा क्या पाई जो है अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है? तो आप हमेशा ये बोलना कि पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या है। हम एक बार फिर से हम आपको समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, एक बार हम रिपीट करके आपको समझाएंगे, ठीक है। शुरू से लेकर के अंत तक हम समझाएंगे। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरा क्लास आप देख लो और आपको समझ में नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको याद हो जाएगा, ये हमारी 100% गारंटी है, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करूंगा, कोई टेंशन ना लो आप लोग। पाए एक क्या है बताओ, अनावर्ती अशांत दशमलव है, पी वाई क्यू के रूप में इसको नहीं लिखा जा सकता है। बट पाए का एक वैल्यू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 22/7। बोलो होता है क्या? क्या ये पी वाई क्यू के रूप में लिखा हुआ? क्या बताओ, पी वाई क्यू के रूप में लिखा हुआ। और ये याद रखना, ये जो 22/7 है पाए का सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग मान है, और ये हमेशा रेकरिंग डेसिमल होता है। ये कौन सा डेसिमल होता है? रेकरिंग डेसिमल होता है। देखना 4 या 5 अंक के बाद ये बार बार अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये सारा 22/7 क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये जो पाए है ये आपका क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या ये बात क्लियर हो पा रहा है क्या बताओ सब लोग को? ठीक है। अब मैं कुछ लोगों का क्वेरी ये है, एक बार हम यहां पर रिपीट करते हैं। हमने आपको क्या बताया, ध्यान से देखिए। हम एक बार शुरू से आपको समझा रहे हैं मात्र 2 मिनट में, और इस 2 मिनट में आप फिर से देख लो। यहां पर हमने बताया कि सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसको सौमिश्र संख्या बोलते हैं, जिसको 2 पार्ट में बांटा गया, एक वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। वैसा संख्या जिस संख्या को नंबर लाइन पे दर्शाया जा सकता वो सारा वास्तविक संख्याएं कहलाएगी, जिसको नंबर लाइन पे नहीं दर्शाया जा सकता वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। हमने बताया कि रियल नंबर को 2 पार्ट में बांटा गया। रियल नंबर को 2 पार्ट में बांटा गया, एक पार्ट को कहा गया रेशनल नंबर और दूसरे पार्ट को कहा गया इरेशनल नंबर। एक पार्ट को कहा गया परिमेय संख्या और दूसरे पार्ट को कहा गया अपरिमेय संख्या। हमने आपको ये बताया कि रियल नंबर किसको कहा जाता है, जिसको पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। रेशनल नंबर किसको कहा जाता है, जिसको पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। और साथ साथ हमने ये भी बताया कि हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अरे भाई मेरे 22/7 रिपीट करता है विकास जी, हम रिपीट करके आपको दिखा देते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो? अब देखो इरेशनल नंबर क्या है,
अपरिमेय संख्या क्या है, पी वाई क्यू के रूप में, जिसको हम लोग नहीं लिख सकते, वो सारा का सारा क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। हमने आपको ये बताया कि रेशनल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया, एक का नाम दिया गया पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स, और दूसरे का नाम क्या दे दिया गया, डेसिमल्स या दशमलव संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक संख्या के अंतर्गत हमारे पास क्या सब आ गया, देखो ध्यान से, पूर्णांक संख्या को भी हमने आपको क्या बताया, पूर्णांक संख्या किसको कहा जाता है। पूर्णांक संख्या को जानने से पहले हम लोगों ने देखा प्राकृत संख्या क्या है। तो प्राकृत संख्या, जिसको गिनती की सारी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत, जहां से गिनती शुरू होती है, कहां से शुरू होती है, एक से, और जहां तक हम लोग जिंदगी में कर सकते हैं, अगले 300-400 जन्म तक हम लोग करते रह जाएंगे गिनती, ये कभी खत्म होने वाला चीज भी नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, वोल नंबर। हमने वोल नंबर के बारे में क्या बताया कि ये जो प्राकृत संख्या है उसमें जीरो आप शामिल कर दो। ठीक है, जीरो आप शामिल कर दो, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, एक वोल नंबर का सेट कहलाएगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। हमने क्या बताया कि ये जितना भी धनात्मक संख्याएं हैं, इसको अगर ऋणात्मक के रूप में भी दर्शा करके इस ग्रुप में शामिल कर दिया जाए तो ये सारा क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। इस धनात्मक, इसे हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं एक के बाद, और माइनस एक से लेफ्ट जितना भी जाओगे इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और जीरो को न्यूट्रल इंटीजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ, न्यूट्रल इंटीजर या उदासीन पूर्णांक। ओके, यहां तक क्लियर। हमने बताया कि पूर्णांक में, पूर्णांक संख्या को भी पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, वोल नंबर को भी पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, प्राकृत संख्या को भी पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। हमने आपको क्या बताया, इससे जस्ट पहले हमने आपको जो बताया कि रेशनल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया, एक पूर्णांक संख्या और दूसरा दशमलव संख्या। अब दशमलव संख्या क्या होता है, इसको देखो ध्यान से। दशमलव संख्या क्या होता है, दशमलव संख्या को भी हमने आपको दो पार्ट में बताया। दशमलव संख्याओं को दो पार्ट में बांटा जा सकता है। कितने पार्ट में बांटा गया है, दो पार्ट में। देखो, एक को कहा गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको कि हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव संख्याएं, और दूसरा को कहा गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव संख्याएं। ठीक है, शांत दशमलव वो सारा संख्या कहलाता है जो किसी न किसी दशमलव के बाद एक सर्टेन प्लेस के बाद जाकर के रुक जाए, टर्मिनेटिंग डेसिमल, रुका हुआ दशमलव। जैसे दशमलव 5 अगर लिखा हुआ है तो 5/10 लिखोगे तो क्या 1/2 कहलाएगा, क्या बताओ। 0.2345 लिखा हुआ है तो 2345 है, इस दशमलव को हटा करके नीचे में 1 लिखते हैं, और जहां तक नंबर आपको नजर आ रहा है वहां तक आप 0 रख दो, तो हम लोग 2345/10,000 इसको छोटा कर सकते हैं। 0.45 है तो 45/100 लिखते हैं, 9/20 देखो, क्या ये पी वाई क्यू के रूप में लिखा गया कि नहीं लिखा गया। 0.3 है तो क्या 3/10 के रूप में पी वाई क्यू के रूप में लिखा गया कि नहीं लिखा गया। अब हमने आपको बताया कि अशांत दशमलव को दो पार्ट में बांटा गया, एक को कहा गया रेकरिंग डेसिमल, पुनरावृत्ति अशांत दशमलव, दूसरे को कहा गया नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत अनावृत्ति अशांत दशमलव। ठीक है, सबका आंसर का जवाब मिलेगा, सबके आंसर का जवाब मिलेगा। मैं थोड़ा सा एक बार सांस तो ले लूं, रुक जाओ, फिर मैं आपको सारा का जवाब दे दूंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, आप इसको समझिए। पुनरावृत्ति अशांत दशमलव और अनावृत्ति अशांत दशमलव में क्या अंतर है। ये दोनों का दोनों अशांत दशमलव है, मतलब दशमलव के बाद ये रुकता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है, बेचारा चला जाता है, चला जाता है, चला जाता है, चला जाता है। ठीक है, चला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो रेकरिंग डेसिमल है ये बार बार अपने आप को रिपीट करता है, जबकि प्रॉब्लम यह है कि अनावृत्ति आसान दशमलव बार बार रिपीट नहीं करता, उल जलूल जो मन में आता जाता है वो नंबर आता चला जाएगा, आता चला जाएगा। अब हमने क्या देखा कि जैसे 0.333333 है तो 0.3 पे अगर रेकरिंग रख देते हैं तो हम लोग इसको शांत रोक करके इसको रख सकते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/9 के रूप में, जिसको हम लोग बोलते हैं 1/3। इसी तरह से 0.45454545 बार बार रिपीट कर रहा है तो 45 पे रेकरिंग डाल करके हम लोग इसको रोक करके रख सकते हैं। 45/99 ये आपके पास आ गया 5/11, जिसको कि हम लोगों ने क्या देखा, जितना भी रेकरिंग डेसिमल है क्या हम लोग इसको पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और जैसे ही पी वाई क्यू के रूप में लिखते हैं तो ये सारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। बोलो कहलाएगा क्या। लेकिन हमने क्या देखा, एक चीज और हमने क्या देखा कि जो भी हमारे पास अनावृत्ति दशमलव संख्या है इसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं, तो जब पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं तो इसी संख्या को क्या हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे क्या, बोलो हाँ। अब हमने आपको बताया एक स्पेशल कैरेक्टर के बारे में, पाई के बारे में, ये हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा, जबकि पाई का एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू जिसका कि यूज हम लोग करते हैं 22/7, वो हमेशा आपका क्या कहलाता है, रेकरिंग डेसिमल कहलाता है। ठीक है, कि सर ये आप 0.9 कैसे लिख देते हैं, नीचे में 9 क्यों लिख देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको समझाने जा रहे हैं, देखो ध्यान से।
हमने क्या देखा, 0.3 है, 0.3 को हम लोग क्या लिखते हैं, 3/9 लिख देते हैं। और 3/9 को हम लोग क्या लिखते हैं, ये शॉर्टकट में 1/3 लिखते हैं। अब ऐसा क्यों लिखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 12 वाला दूसरा एग्जाम्पल पर समझा दीजिए। हाँ, और भी समझा देते हैं, देखो ध्यान से। जैसे हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, जैसे हमारे पास अगर आ गया 0.45, तो 0.45 को भी हम लोग क्या लिखते हैं, 45/99 लिखते हैं। और 45/99 को क्या हम लोग 5/11 लिखते हैं, क्या बताओ। एक और संख्या हम लोग अपने मन से लिख लेते हैं, जैसे लिख लो 0.23, और सिर्फ 3 पे रेकरिंग, किस पे रेकरिंग, 3 पे रेकरिंग। तो जैसे 0.23 पे रेकरिंग लिखते हैं, तो इसको शॉर्टकट ऐसे लिखते हैं, 23 बार के लिए 9 लिखते हैं, और जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0 लिखते हैं। और साथ ही माइनस कर देते हैं उस संख्या को जिस संख्या पे बार नहीं है। तो 23 में से 2 को घटा दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 21/90 आ जाएगा। अब आप ऊपर नीचे इसको काट सकते हैं, 3 सत्ते 21, 7/30 आ जाएगा। ठीक है, एक और संख्या हम लोग लिख लेते हैं, जैसे 0.456 लिख लो। और 5-6 पे अगर रेकरिंग आ जाए, तो 5-6 पे रेकरिंग आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो 5-6 पे अगर रेकरिंग आ जाएगा तो लिखोगे 0.456 है, तो 0.0 नहीं भी लिखते हैं तो काम चल जाता है हमारा। हम लोग लिखते हैं 4-5-6, 4-5 और 6, और नीचे में जिस पे बार है उसके लिए नीचे में 9 लिखते हैं, और जिस पर बार नहीं है उसके लिए क्या लिखते हैं, 0। और माइनस क्या कर डालते हैं, बताओ, ये जो 4 है इसको माइनस कर डालते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 452/990। अब ऊपर नीचे हम लोग काट सकते हैं। अब हम आपको यहां पर ये समझा रहे हैं। सुधीर यादव, सफेद बोर्ड ले लीजिए सर, आपकी परछाई बोर्ड पर पड़ रही है। क्या हुआ, परछाई पड़ रही है तो है? क्या हुआ, परछाई पड़ रही है तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना आपको, परछाई से आपको प्रॉब्लम नहीं ना है? बताओ। ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है हमको लिखने में, पता नहीं क्यों, बचपन से ही पता नहीं, आदत हो गया शुरू से ही। हम आपको यहाँ पर ये समझाने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से। आप लोग इसको समझिएगा, हमने जो ये 0.3 लिखा है, ये बराबर 1/9 के कैसे आ गया। 0.3, ये 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, ये बार बार रिपीट करता है। मान के चलते हैं इसके बराबर में x ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम लोग, x। ठीक है, अगर आप दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 से दोनों तरफ गुना करने पर, 10 से दोनों तरफ गुना करने पर, तो हमारे पास देखो क्या हो जाता है। जैसे ही हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे ही 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आपको पता है क्या, 1.2 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो दशमलव दाहिने तरफ भागना शुरू कर देता है, यानी 1.2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसी तरह से जैसे ही हम लोग इसको दशमलव, ये 0.3333 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास 3.33333 यही आएगा, क्या बताओ। और ये बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10x की। बोलो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ जा रहा है, बताओ। तो अब यहां पर देखो हमारे पास आया एक 10x और एक आया हुआ है x। बोलो आया हुआ क्या। अगर आप 10x में से x को माइनस कर दें, तो जैसे ही आप 10x में से x को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 9x। 3.333 में से ये 0.3333 माइनस हो जाएगा, तो आप सोचो दशमलव के बाद वाला यहां से टर्मिनेट हो गया कि नहीं हो गया। तो 3.333 में से 0.333 माइनस करोगे तो क्या हमारे पास सिर्फ 3 बचेगा क्या। तो इसका क्या मतलब है, x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/9 आएगा कि नहीं आएगा। क्या ये 1/3 के बराबर हो गया, बताओ। यही तो साबित करना था, क्या साबित हो गया, क्लियर है क्या पंचायत। ठीक है, पहले ये बात बता दो, क्या अभी आया, क्लियर हुआ ये बात। एक और संख्या पर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 0.23 है, तो 0.23 पे ले लेते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब यहां पर देखो हमारे पास क्या आया हुआ है, हमारे पास आया हुआ है 0.23 पे हम लोग लेते हैं 0.23। इस बार किस पे रेकरिंग है, 3 पे रेकरिंग है। ठीक है, तो 3 पे रेकरिंग का क्या मतलब हो जाएगा, बताओ। ये 3 3 3
3 3, या पहले हम लोग इसको ले लेते हैं 0.45 को, तो 0.45 पे रेकरिंग है 4 5 4 5 4 5 4 5, इस तरह से ये बार बार रिपीट होता जाएगा। इसके बराबर में हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। इसलिए 10 से इंटू करते हैं कि हमारा मेन मकसद है कि दशमलव के बाद सारे को टर्मिनेट कर दें, सारे को हम हटा दें, ठीक है। तो दशमलव के बाद वाले सारे संख्या को घटाने के लिए जैसे ही घटाते हैं तो वो हट जाता है, इसीलिए हम 10 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। इस बार देखो, इस बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काम नहीं चलेगा। अगर हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, ये 10x आएगा, जबकि हमारे पास जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.545455 इस तरह से आएगा। अब इसमें से क्या इसको घटाएंगे तो बताओ दशमलव के बाद वाला सारा टर्मिनेट हो जाएगा क्या, देखो तो सेम है क्या, सेम है क्या, नहीं है। तो इसलिए इस बार 10 से मल्टीप्लाई करके हम बेवकूफ़ी कर दिए, बोलो कर दिए कि नहीं कर दिए। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए बताओ, दशमलव के बाद वाला सारा टर्मिनेट। तो हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं रिपीटेशन कहाँ पे से खत्म होता है, 0.45 45 45 45। तो इस तरह से 10 से गुना नहीं करके इस बार किससे गुना कर दिए बताओ, 100 से गुना कर दिए, हमारे पास आ गया 100x। 100x आने का क्या मतलब है, 45.45454545। इस बार अगर आप गौर से देखोगे तो 100x में से x को जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 99x आ जाएगा, बोलो आएगा क्या। अब 45.454545, यहाँ पर दशमलव के बाद 454545 है, तो दशमलव के बाद वाला सारा घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, घट के 0। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा रह जाएगा, 45, बोलो बचा रह जाएगा क्या। अब x बराबर अगर आपको लिखना होगा तो 99 को आप इस तरफ भेज दो, 45 बटे क्या लिख दोगे, 99। देखो तो हमारे पास क्या आ चुका है, 9 पचे 45, 11 ने में 99, क्या 5/11 ही आया क्या बताओ। एक बार 0.23 के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखो 0.23 है, हमारे पास क्या लिखा हुआ 0.23, और 3 पे रेकरिंग है, मतलब ये 3 बार रिपीट होता जा रहा है, बोलो होता जा रहा है क्या। इस बार हम लोग इसको फिर से मान लेते हैं x के बराबर, हमने मान लिया x के बराबर। इस बार ये सोचना है कि दशमलव के बाद वाला सारा टर्मिनेट कैसे होगा, तो एक बार हम इसको पहले 10 से गुना करते हैं तो 10x आया, तो 10 से गुना करेंगे तो क्या 2.333333 ये बार रिपीट होता चला जाएगा, बोलो। लेकिन ये अभी भी अगर इसमें से इसको माइनस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दशमलव के बाद वाला सारा टर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, बोलो हो पा रहा है क्या, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक हमारे पास रह ही जाएगा, 3 तो घट जाएगा, बट 3 में से 2 घटाएंगे तो दशमलव 1 बच जाएगा। तो हम लोग ऐसा करते, एक बार इसको फिर 10 से गुना करते, इसको इसी चीज को 10 से, मतलब क्या 100x लिख सकते हैं क्या बताओ। और जैसे ही 100x लिखते हैं तो हमारे पास आ जाता है 23.33333333, इस तरह से, बोलो आया क्या। अब एक बात सोचो, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना ये है कि किसमें से किसको घटाए कि दशमलव के बाद वाला सारा घट के कुछ नहीं बचे। तो हम बोलेंगे 100x में से 10x को घटा दीजिए, तो 100x में से 10x को घटाओगे तो क्या बचेगा, 90x, बोलो बचेगा क्या। अब जैसे ही दशमलव के बाद वाला घट जाएगा तो दशमलव के बाद वाला तो खत्म हो गया, लेकिन हमारे पास क्या आ चुका है, देखो 23 - 2 आ चुका है क्या बताओ, 23 माइनस क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। 23 - 2 जो आया हुआ है, ध्यान से देखो, तो हमने अभी आपको बताया भी था कि 23 - 2, ये 23 - 2 बट्टे क्या आ गया, 90, क्या ये बराबर x के आ गया क्या। हमने आपको शॉर्ट में कैसे बताया था, ध्यान से अगर आपको याद होगा, हमने आपको शॉर्ट में कैसे बताया था कि 0.23 है, अगर 3 पर रेकरिंग है तो आपको क्या करना है, 23 बटे लिखना है 9, जिस पे बार नहीं है उसके बदले आपको लिखना है 0, और जिस पे बार नहीं है उसको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 23 में से 2 को हमने माइनस कर दिया, क्या 21/90 आ गया क्या बताओ। यहाँ पर भी आप देखो कि क्या 21/90 आ गया क्या। अब ऊपर नीचे काटना आपका काम है, बोलो यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है क्या बताओ सब कुछ। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, अब यहां से आप लोग लिखना शुरू कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। यहां पर नंबर्स लिख लेना, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ध्यान से देखना, समझना सब लोग ध्यान से। किसी भी दो परिमेय संख्या को अगर जोड़ा जाएगा तो हमेशा एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। दो रेशनल नंबर को ऐड करने पर हमेशा एक रेशनल नंबर आता है, इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। दो रेशनल नंबर का अंतर अगर आप निकालोगे तो हमेशा एक रेशनल नंबर ही आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक परिमेय संख्या ही आता है, और दो रेशनल नंबर का डिवीजन
एक रेशनल को दूसरे रेशनल से डिवाइड करोगे तो भी एक रेशनल नंबर ही आएगा। ये आपको एक साथ याद रखना है, ठीक है। यानी दो परिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुना किया जाए, दो परिमेय संख्या को जोड़ा जाए, दो परिमेय संख्या को घटाया जाए, दो परिमेय संख्या को गुना किया जाए और दो परिमेय संख्या को डिवाइड किया जाए, तो हमेशा एक क्या आता है, परिमेय संख्या ही आता है, ठीक है। हिंदी भी लिखते जाइएगा सर, जरूर लिखते जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल और इरेशनल, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल इरेशनल को आप हिंदी में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के गुण, ठीक है। ये जो हमने आर लिखा है इसका मतलब रेशनल नंबर का हमने छोटा सा हिस्सा लिखा है, आर से डिनोट किया है रेशनल नंबर को, मतलब ये क्या है, आपका सारा का सारा परिमेय संख्या के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, परिमेय संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। अब एक बात ध्यान से देखो, जैसे आप इरेशनल नंबर को ऐड करोगे, इरेशनल नंबर को अगर रेशनल नंबर में ऐड करोगे, याद रखना एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर, तो ये हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा। एक इरेशनल नंबर से रेशनल नंबर को माइनस करोगे या रेशनल से इरेशनल को माइनस करोगे तो हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा। एक इरेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे रेशनल नंबर से तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। और एक इरेशनल को या तो रेशनल से डिवाइड करो या रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करो, हमेशा इरेशनल नंबर आता है। मतलब हमने क्या बताया इस बार, हमने बताया कि एक अपरिमेय संख्या हो और एक परिमेय संख्या हो, जैसे ही दोनों को ऐड करते हैं एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, जोड़ने पर हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक है। घटाने पर भी अपरिमेय संख्या आएगा, गुना करने पर भी अपरिमेय संख्या होगा, डिवाइड करने पर भी अपरिमेय संख्या आएगा। एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझते हैं, देखिए ध्यान से। अगर हमारे पास 4√3 दिया हुआ और 4√3 में अगर आप एक रेशनल नंबर को ऐड करेंगे, जैसे 4√3 में हमने 4 को ऐड किया तो क्या 4 हमारे पास रह गया कॉमन, √3 + 1 आ गया। क्या ये आपको दिख रहा, क्या इरेशनल नंबर ही रह गया, बताओ, इरेशनल नंबर ही रह गया, ठीक है। कभी भी एक इरेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस करो तो हमेशा क्या आएगा, ये अब देखो 4√3 में से 4 माइनस क्या होगा, तो 4 हमारे पास कॉमन आ जाएगा और √3 - 1, ये देखो क्या एक इरेशनल नंबर ही आया। क्या एक इरेशनल नंबर को अगर रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी 4 + √3 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी देखो वही आ जाएगा। देखो 4 दूनी 8 + 2√3, तो हमारे पास क्या आ गया, एक इरेशनल नंबर आ गया। और छोटे छोटे एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसके बारे में ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, देखिए ध्यान से। इस बार हम लोग दो रेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं। तो जब दो इरेशनल नंबर को अगर आप ऐड करेंगे तो याद रखिएगा, या तो रेशनल भी आ सकता है या नहीं तो इरेशनल भी आ सकता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने क्या कहा, दो इरेशनल नंबर को अगर आप घटाओगे तो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आपका आ सकता है। दो इरेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पे रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। और दो इरेशनल नंबर को एक दूसरे से डिवाइड करने पर भी रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। मतलब हमने क्या कहा, दो अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दो अपरिमेय संख्या को अगर आप एक साथ जोड़ दे तो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। दो अपरिमेय संख्या को एक साथ घटा दे, एक दूसरे के साथ घटा दे तो परिमेय संख्या भी आ सकता है और अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। दो अपरिमेय संख्या को मल्टीप्लाई करने पर एक परिमेय संख्या भी आ सकता है, यानी तो एक परिमेय संख्या भी आ सकता है। एक परिमेय संख्या भी आ सकता है, यानी तो एक अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। और एक अपरिमेय संख्या से दूसरे अपरिमेय संख्या को डिवाइड करने पर भी परिमेय संख्या भी आ सकता है और अपरिमेय भी संख्या आ सकता है। इसका आपको एकदम ख्याल रखना पड़ेगा। यहां पर देखो 3 पार्ट हमने यहां पर लिखा है। हमने क्या सब लिखा, दो रेशनल नंबर, दो परिमेय संख्या को जोड़ो, घटाओ, गुना करो, भाग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा एक परिमेय संख्या ही आता है। जबकि हमने आपको यहां पर क्या बताया है, ध्यान से देखिए, हमने आपको यहां पर बताया कि एक इरेशनल नंबर हो जाए मतलब एक परिमेय संख्या हो जाए और एक अपरिमेय संख्या हो जाए। एक अपरिमेय एक परिमेय अगर हो जाए तो जोड़ घटाओ गुना भागा करने पर हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही आता है, एक अपरिमेय संख्या ही आता है, ठीक है। जबकि हमने आपको यहां पर क्या बताया, हमने आपको यहां पर यह बताया कि दो अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। दो अपरिमेय संख्या को घटाने पर परिमेय
परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। दो अपरिमेय संख्या को गुना करने पर परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। दो अपरिमेय संख्या को डिवाइड करने पर परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको लेकर के यहाँ पर यह समझाता हूं कि अगर 2+√3 है, क्या ये आपको नजर आ रहा है अपरिमेय संख्या है? क्या बताओ? हाँ, नजर आ रहा है। एक बात आप ये बताओ कि अगर हम लोग इसमें ऐड कर दे 2-√3, 2-√3, क्या ये भी आपको एक अपरिमेय संख्या नजर आ रहा है? क्या बोलोगे? हाँ, नजर आ रहा है। ये भी अपरिमेय संख्या और ये भी अपरिमेय संख्या है। जैसे ही हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 2 मिलकर के हमारे पास क्या आएगा? 4। और +√3 से -√3 कट के 0 आ गया, तो हमारे पास जो अभी फिलहाल आया हुआ है वो क्या आया हुआ बताओ? एक परिमेय संख्या आया हुआ है। बोलो, आया हुआ क्या? अगर इसी को हम लोग ऐसे करके लिखे कि 2+√3 है, ठीक है, और इसी में हमको ऐड करना है 2+√3 को, ठीक है, तो आप खुद देखो कि ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है। दोनों अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 + 2√3, 4 + 2√3, जो कि एक अपरिमेय संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बताओ, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसका मतलब क्या है? लास्ट वाला का एग्जाम्पल भी बता दीजिए सर। एकदम बता रहे भाई। हमने यहां पर क्या देखा कि दो अपरिमेय संख्या को ऐड करने पर परिमेय संख्या भी आ रहा है और दो अपरिमेय संख्या को ऐड करने पर एक अपरिमेय संख्या भी आ रहा है। ठीक है, आप अगर इसको मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक पेज यहां पर लेता हूं, फ्रेश पेज। फ्रेश पेज पे मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं। देखिए और इसको समझने का कोशिश कीजिए। क्या आप 2+√3 को मल्टीप्लाई कर दें 2-√3 से? इस बार हम लोग मल्टीप्लाई करें और दोनों का दोनों क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बताओ, है क्या? तो हमने आपको क्या बताया, यहां पर या तो रेशनल भी आ सकता है या तो इरेशनल भी आ सकता है, परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। ये क्या a+b है और a-b है, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए क्या? तो a+b और a-b को मल्टीप्लाई करेंगे तो a × a, यहाँ पर a² लिख सकते हैं, 4 आ गया, देख लो। और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही आ जाएगा। तो 4 में से 3 माइनस होकर के हमारे पास क्या आया? 1। ये क्या एक रेशनल नंबर है? क्या बताओ? बोलोगे हाँ सर, ये तो एक रेशनल नंबर आ गया। बताओ, हुआ कि नहीं आ गया? फर्स्ट वाला एग्जाम्पल रिपीट कर दीजिए सर। कौन सा एग्जाम्पल पल्लवी, ये बताओ। एक बार मैं रिपीट करूंगा फिर से, टेंशन नहीं लो, ठीक है। पहले हम लोग इसको अभी मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। अब दो इरेशनल नंबर है, जैसे हमारे पास अगर एक इरेशनल नंबर आ जाए 2+√3 और इसको डिवाइड करना है इरेशनल नंबर से ही, 2+√3 से ही, तो क्या √3 से 2+√3 से √3 कट के क्या हमारे पास रेशनल नंबर भी आ रहा है क्या? और बताओ इरेशनल नंबर भी आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां से आपको क्या समझाया, समझ में आ चुका है? बताओ। तो अब हमें हमारे पास रेशनल और इरेशनल का, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है एक बार स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, ओके, अब आ जाओ। देखो यहां पर पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में हमने आपको बताया था। पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या याद है क्या आपको? पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से शुरू हुआ था? नेचुरल नंबर को ही तो हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, जहां तक गिनती किया जा सकता है, सारा का सारा क्या कहलाता है? पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाता है। सारा का सारा क्या कर लेता है? पॉजिटिव इंटीजर्स। चलिए, नोट भी कर लिए। बहुत बढ़िया से समझा रहे हैं सर आप। चलिए, धन्यवाद कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, पॉजिटिव इंटीजर्स को 3 पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट में बांटा गया? ध्यान से देखना सब लोग, 3 पार्ट में बांटा गया। पॉजिटिव इंटीजर्स को 3 पार्ट में बांटा गया। किस किस पार्ट में बांटा गया सबको समझना है। एक, फैक्टर के आधार पे बांटा गया, एक। दूसरा है हमारा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अभाज्य संख्या, ठीक है। और दूसरा कहा गया कंपोजिट नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या, ठीक है। अब यहां पर देखो, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में क्या अंतर है और एक को क्या अलग करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, प्राइम नंबर वैसा कोई भी नंबर ने क्या कहा? वैसा कोई भी नंबर
जो स्वयं से और एक के अलावा और किसी से नहीं कटती हो, वैसा कोई भी नंबर जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटती हो, यानी वैसा नंबर जिसका एग्जैक्ट टू फैक्टर हो। कितना फैक्टर हो? एग्जैक्ट टू फैक्टर हो। और वो जो एग्जैक्ट टू फैक्टर है वो एक होता है और स्वयं होता है, इसके अलावा और कोई नहीं हो। है? समझ में आएगा ही। विरंजन का कहना है कि जो आपका क्लास कंटिन्यू करेगा सबको समझ में आएगा ही जरूर, 100%। हमने क्या कहा? देखो ध्यान से, वैसा कोई भी संख्या जिसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो, एग्जैक्ट टू डिस्टिंक्ट फैक्टर, एग्जैक्ट टू फैक्टर लिख लो आप। और एग्जैक्ट टू फैक्टर में कौन कौन सा आ जाएगा? वन एंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर ले लो, जैसे हम लोग 7 ले लेते हैं, तो 7 को कौन कौन सी संख्या काटेगी? बोलोगे 1 काटेगी और 7 काटेगी। अब यहां पर एक शब्द यहां पर आपको सुनने को मिल रहा है, फैक्टर। ओके, एक शब्द आपको जो यहां पर फैक्टर सुनने को मिल रहा है, थोड़ा सा हम लोग फैक्टर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर इधर आते हैं हम लोग एक बार फिर से, हम एक बार नेक्स्ट पेज पे आते हैं और फैक्टर के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर सकते हैं। देखो, एक आपको आता है फैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं भाई मेरे? गुणनखंड, या कभी कभी हम लोग इसको भाजक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भाजक भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा आता है मल्टीपल, मल्टीपल जिसको हम लोग बोलते हैं गुणज। क्या बोलते हैं? गुणज, या भाज्य भी बोलते हैं। ठीक है, देखो दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों को समझने का कोशिश करेंगे। ये जो फैक्टर है, ये जो भाजक है, ये भाजक क्या होता है? ये हमेशा जो होता है वो काटने वाली संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? काटने वाली संख्या, काटने वाली संख्या। एकदम प्रेम से हम समझा रहे हैं, एकदम आराम से समझना है। और ये जो मल्टीपल होता है वो हमेशा होता है कटने वाली संख्या। कौन सी संख्या? कटने वाली संख्या। काटने वाली संख्या को हम लोग अपवर्तक भी बोलते हैं। देखो इसका एक और नाम आ गया हमारे पास, अपवर्तक। ठीक है, और कटने वाली संख्या को हम लोग अपवर्त्य भी बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? अपवर्त्य। देख लो इतना सारा नाम है। यहां पर समझना हमने क्या कहा? फैक्टर गुणनखंड या भाजक, काटने वाली संख्या अपवर्तक, मल्टीपल गुणज या भाज, काटने वाली संख्या या अपवर्त्य। हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाते हैं। जैसे हमारे पास आया 9 और 12। अगर कहा जाए कि 9 और 12 को काटने वाली कौन कौन सी संख्या है, तो किसी भी संख्या को एक तो काटती ही काटती है, साथ साथ 9 भी काटेगी, स्वयं भी काटती है, हमेशा याद रखना। किसी भी संख्या को एक तो काटती ही काटती है और स्वयं भी काटती है, यहां तक ठीक है। इसके अलावा भी कुछ इसका फैक्टर हो सकता है, तो इसके अलावा यहां पर आपको क्या कौन सा फैक्टर हो सकता है? ये 3, मतलब 9 को काटने वाली संख्या। क्या बोला हमने? 9 को काटने वाली संख्या 1 भी है, 9 भी है और इसके अलावा 3 भी है। 12 को काटने वाली संख्या 1 और 12 तो होगी ही होगी, इसके अलावा भी कुछ संख्या ऐसा है जो कि 12 को काटेगा, 2, 3, 4, 6 और 12। ये सारा का सारा क्या कहलाता है? ये 9 का फैक्टर है, ये 12 का फैक्टर है। ये 9 का फैक्टर है और ये क्या है? आपका 12 का फैक्टर है। जबकि अगर 9 और 12 में ही हम लोग समझने का कोशिश करें, तो मल्टीपल पे बात करते हैं, तो 9 से कटने वाली संख्या मल्टीपल गुणज कौन कौन सा है? 9 से कटने वाली खुद संख्या 9, 9 के बाद बोलोगे 18, 9 के बाद बोलोगे 27, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45। इस तरह से क्या होता चला जाएगा? ये अनंत तक आता चला जाएगा, जो 9 से 100% कट जाती है। इंग्लिश में क्यों बोलते हैं भाई मेरे? इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? हमने सबका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही करके आपको बताया। अपवर्तक को, अपवर्तक को यहां पर हमने क्या लिखा है? अपवर्तक। आखिर किसको कहा जाता है इंग्लिश में? फैक्टर का ही हिंदी होता है अपवर्तक, और अपवर्तक का इंग्लिश क्या होता है बताओ? फैक्टर। हमने बताया अपवर्त्य का इंग्लिश होता है मल्टीपल, और मल्टीपल का हिंदी होता है अपवर्त्य। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, बताओ यहां तक क्लियर है? देखो, 9 से कटने वाली संख्या 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45, और 9 से कटने वाली संख्या असंख्य है।
ठीक है, इनफाइनाइट है, बहुत सारा है, कितना है उसको आप गिनती नहीं कर सकते। और इसी तरह से 12 से कटने वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 12 छाके 72, इस तरह से बहुत सारा संख्या। तो आपको यहाँ पर अपवर्तक जो है वो एक सीमित मात्रा में देखने को मिल रहा है, जबकि अपवर्त हमेशा असीमित होता है, असंख्य हो सकता है। ठीक है, तो यहीं से ये जो फैक्टर है ना, यहीं से एक 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 वर्ड निकल के सामने आया है। उस वर्ड के बारे में हम यहां पर चर्चा करते हैं। उस वर्ड का नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कौन सा चर्चा करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जबकि ये जो मल्टीपल है जिसको हम लोग अपवर्त्य बोलते हैं, वहां से एक वर्ड निकल के सामने आया है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बहुत सारे स्टूडेंट को आप ऐसे ही बोल सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ये HCF को महत्तम समापवर्तक के जगह पे महत्तम समापवर्त भी बोल देते हैं। तो आपको क्या बोलना है, अगर हिंदी में बात करते हैं तो ये महत्तम समापवर्तक है, जबकि ये क्या है, लघुत्तम समापवर्त्य। मतलब दो संख्या, दो अपवर्तक, दो संख्याओं का अपवर्तक निकाल लीजिए और इस दोनों में कॉमन कौन कौन है वो निकाल लीजिए। जैसे ये कॉमन है, एक कॉमन है दोनों में, ये कॉमन है, तीन कॉमन है दोनों में। तो अगर कॉमन फैक्टर का बात किया जाए तो एक है और तीन है। तो कॉमन फैक्टर का अगर बात किया जाए तो क्या है, एक और तीन। लेकिन उस कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट कौन सा है, तो बोलोगे तीन। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मौसो बोलते हैं या महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। बात आ रहा समझ में, 100% क्लियर। जबकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में अगर बात करें तो हमने क्या किया, दो संख्याओं का मल्टीपल हमने निकाल लिया और इस दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तो देखो 9, 12, 36, 36 हमारे पास एक कॉमन मल्टीपल आया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 36 जैसे ही कॉमन मल्टीपल आता है, 36 का जितना मल्टीपल है वो सारा का सारा कॉमन मल्टीपल हो जाता है। 36 का जितना मल्टीपल है और 36 का मल्टीपल कितना होगा, तो बोलोगे असंख्य होगा। कितना होगा इसका कोई ठीक है नहीं। ठीक है, तो उसमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। ये 36 आपका क्या आ जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाता है। बात आ रहा समझ में। तो आज के बाद जिंदगी में कभी भी अपवर्तक और अपवर्त्य, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य, इस दोनों में अंतर आपको समझ में आ जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, है ना। सर दोनों ही कटने वाली संख्या है, दोनों ही कटने वाली संख्या नहीं है। आप इसको समझ के चलिएगा, देखिए इसको समझ के चलिएगा भाई। हमने क्या कहा, काटने वाली संख्या, तो 9 को काटने वाली संख्या, 1 काटने वाली संख्या, 3 काटने वाली संख्या, 9 काटने वाली संख्या है। जबकि हमने कहा क्या कहा, कटने वाली संख्या, तो 9 से 9 कटने वाली संख्या है, 9 से 18 कटने वाली संख्या है, 27 9 से कटने वाली संख्या है। बात आ रहा समझ में। तो काटने वाली और कटने वाली दोनों में क्या है, फर्क है। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। क्लियर। पीछे आते हैं। अब हमने क्या कहा था, अपवर्तक के आधार, फैक्टर के आधार पे संख्या को 3 पार्ट में बांटा गया। जितना भी पॉजिटिव इंटीजर्स है इसको 3 पार्ट में बांटा गया। एक अलग है प्राइम नंबर और दूसरा क्या कहा गया, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब आपको हमने प्राइम नंबर के बारे में क्या बताया कि वैसा कोई भी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर है, सिर्फ काटने वाली संख्या 2 ही संख्या है। कौन कौन सी संख्या, एक एवं स्वयं, एक एवं स्वयं। और एक एवं स्वयं के अलावा ये किसी से संख्या से भी नहीं कटती है, तो उस तरह के सारे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज को। और वैसा संख्या जिसका मोर देन 2 फैक्टर है, क्या है भाई, मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर का क्या मतलब हो जाएगा, 2 से अधिक फैक्टर। याद रखना, मोर देन 2 फैक्टर। देखो इसमें कुछ कुछ चीज है जिसको एकदम याद रखना है, बहुत जरूरी है। जैसे हमारे पास 4 आया, तो 1 और 4 से तो 4 कटती ही कटती है। बताओ, ये तो हमारे पास 2 आ ही गया है, 2 संख्या तो आ ही गया जो 4 का फैक्टर है। इसके अलावा भी कोई संख्या है जो इसको काटती है। तो इसका क्या मतलब है कि 2 से जैसे ही अधिक हुआ तो ये हमेशा क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। 16, 16 को देखो कौन कौन सी संख्या काटती है, 1, 2, 4, 8 और 16। तो क्या आप बता सकते हो 16 कौन सा नंबर होगा, तो बोलोगे कंपोजिट नंबर है। एक बात आप सभी लोगों के मन में विचार जरूर आ रहा होगा, सर कि एक क्या है। तो एक के बारे में हमेशा याद रख लेना, ये ना तो भाज्य संख्या है, ये ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। याद रखना इस चीज को।
क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आ जाता है, कभी कभी किसी से क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाता है कि बताना है कि सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, तो आपके दिमाग में कभी कभी आ जाता है तो आप लोग बोल देते हैं कि सर एक हो जाएगा भाज्य संख्या। मतलब एक का एक ही अपवर्तक है और वो खुद है एक, इसके अलावा और कोई अपवर्तक है क्या बताओ? जबकि प्राइम नंबर का हमने परिभाषा ही यही बताया कि कम से कम दो फैक्टर होना ही चाहिए, एग्जैक्ट टू डिस्टिंक्ट फैक्टर। सबसे पहला नंबर पे आ जाइए, यहां पर देखिए ध्यान से, सबसे फर्स्ट नंबर, सबसे पहला नंबर हमारा क्या है? पहला पॉइंट अगर आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, सब लोग कॉपी पेन लेकर के अगर बैठे हुए हैं तो लिख लो। सबसे पहले तो एक के बारे में ही बात करते हैं। एक ना तो भाज्य संख्या है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लो भाई, सबसे सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? दो है। तीसरा नंबर फैक्ट दो के बारे में, दो एकमात्र ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है। इसलिए इसलिए दो का नाम दे दिया गया है, क्या नाम दे दिया गया है? प्राइम इवन नंबर। दो का नाम क्या दे दिया गया है? प्राइम इवन नंबर। ओके, चौथा पॉइंट, दो के अलावा कोई भी सम संख्या नहीं है जो कि प्राइम नंबर है, याद रखना इस चीज को। दो के अलावा कोई भी सम संख्या नहीं है जो प्राइम नंबर है। सर कितने का नेम भी बताइए, कटने का नियम भी बताइए। हाँ भाई आशुतोष सब बताएंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे ना डिविजिबिलिटी तो उसमें हम आपको बताएंगे। डिविजिबिलिटी आप आराम से पढ़ते चलिए ना, जब रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ाएंगे तो हम आपको सब कुछ बताएंगे। दो से कटने वाली कौन सी संख्या है, चार से कैसे कटेगी, आठ से कैसे कटेगी, 16 से कैसे कटेगी, इस तरह से बहुत सारा हम आपको तरीका बताने वाले हैं, तो उसका आप एकदम चिंता ना करें। ठीक है, चलिए अब आते हैं, दो एकमात्र ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है, इसलिए दो को क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछ देना कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, देखो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। विषम अभाज्य संख्या आप बोलना तीन है, क्या बोलोगे? तीन है। ठीक है, दो तो सम संख्या हो गया, जबकि तीन क्या है? एक विषम संख्या, और वो भी क्या है? एक अभाज्य संख्या। अगर आपसे कोई पूछ दे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे? तीन। अगर कोई आपसे पूछ दे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सब पॉइंट लिख लो, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट वे में पूछता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या चार है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? चार है। ठीक है, ये पांच पॉइंट। उसके बाद और भी पॉइंट है, कम से कम 10 से 12 पॉइंट हम लोग अभी इसमें देखेंगे। हमने क्या कहा, एक बार मैं रिपीट करता हूं, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो और लाइक करते चलो। एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है। दो एकमात्र ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है, इसलिए दो को प्राइम इवन नंबर भी कहा जाता है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तीन है, जबकि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? चार है। ओके, और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान से देखो, उसके बाद जस्ट आगे आते हैं, उसके बाद छठे नंबर पॉइंट पे आते हैं। देखो ध्यान से, एक से लेके 100 तक, एक से 100 तक, या आप इसको ऐसे लिख लो पहले, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बोलोगे? दो। सातवें पॉइंट पे आ जाओ, दो अंकों की
दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। ठीक है, लिखते चलिए सारा पॉइंट। तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। कौन सा है? 101। 9वां पॉइंट पे आ जाओ। चार अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009। ठीक है, 10वें पॉइंट पे आ जाओ। 1 से लेके 50 तक, ऐसे समझो, 1 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्या की संख्या टोटल 25। टोटल कितना? 25। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है? 25। 1 से लेकर के 50 तक कितनी है? याद रखना, 1 से लेकर के 50 तक है 15 अभाज्य संख्या। कितना अभाज्य संख्या? 15 अभाज्य संख्या। ओके, हाँ। और 50 से लेकर के 100 तक कितना अभाज्य संख्या है? बोलोगे 10 अभाज्य संख्या है। कितना अभाज्य संख्या है? 10 अभाज्य संख्या है, याद रखना। इसी में लिखते चलना है। 1 से लेकर के 200 तक, 1 से लेकर के 200 तक 46 अभाज्य संख्या है। कितना अभाज्य संख्या है बताओ? 46 अभाज्य संख्या है। हालांकि 200 तक हमसे पूछता है नहीं, फिर भी हम इतना याद रख सकते हैं। 1 से लेकर 200 तक कितना अभाज्य संख्या है? 46 अभाज्य संख्या है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे हम लोग, समझना। मैं आपको लिखा देता हूं। हमने क्या कहा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 60, 61, 67, 71, 73, 82, 83, 89 और 97। देख लो, देखो टोटल 1 से लेकर के 10 तक के बीच में है ये, 10 से लेकर के 20 तक के बीच में है ये। देख लो, 20 से लेके 30 और 30 से 40 के बीच में, यानी हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं 20 से लेके 40 के बीच में कितना है? 4। 40 से लेके 50 तक देख लो, यहाँ तक 3 है। और ये 40 से 50 तक और ये 50 से 60 तक है, तो हम लोग बोल सकते हैं 40 से 60 तक देखो 5 अभाज्य संख्या है। फिर इसी तरह से 60 से 70 और 70 से 80 के बीच में देख लो, हम लोग 60 से 80 के बीच में 5 अभाज्य संख्या याद रख सकते हैं। जबकि 80 से 90 के बीच में 2 और 90 से 100 के बीच में 1 अभाज्य संख्या है। तो 80 से लेकर के 100 के बीच में हमारे पास कितना अभाज्य संख्या हो गया? देख लो 3। टोटल गिन लो, टोटल ये आपका 25 अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक लाइन में आप इसको याद रख सकते हो। एक तरीका होता है याद करने का, उस तरीका से आप 4-4 के पेयर में याद करोगे तो और ज्यादा बेटर है। जैसे हम समझाते हैं, ध्यान से सुनो। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 41, 43, 44, 43, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको 15 प्लस 10 मिलके, देखो यहाँ से 4 है, 4 4 8, 8 4 12, 12 3 15, 50 तक 15 अभाज्य संख्या, और 50 के बाद 10 अभाज्य संख्या 100 तक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। हमने पिछले पॉइंट में आपको क्या सब बताया था, यहाँ तक आपको याद होगा। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009 है। थोड़ा सा हम लोग इससे और भी आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से और समझने का कोशिश करो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10 के बाद आ जाओ 11वां नंबर का पॉइंट। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमेशा। 3 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर, किससे बड़ा? 3 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर, 3 से बड़ी कोई भी प्राइम नंबर, 3 से बड़ी कोई भी प्राइम नंबर हमेशा 6n+1 के फॉर्म में रहता है, या नहीं तो 6n-1 के फॉर्म में रहता है, याद रखना। 3 से बड़ी कोई भी प्राइम नंबर या तो 6n+1 के फॉर्म में रहता है, या तो 6n-1 के फॉर्म में रहता है। याद रहेगा क्या? अब एक एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया, सुनो क्या पूछ दिया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था भाई। क्या सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था? बोला था 3 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या, 3 से बड़ी किसी भी अभाज्य, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा था, किसी अभाज्य संख्या में
6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? 6 से भाग दिया जाए तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, शेषफल क्या होगा? और ऑप्शन में बहुत सारा चीज दिया हुआ था, जैसे ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया हुआ था 1, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था 5, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ था 3, चौथा ऑप्शन में दे दिया था ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। देखो ये दोनों ऑप्शन। अब आप ये बताओ, यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? ये क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताओ। 100% पूछेगा भाई, इसीलिए तो हम इसको इतना विस्तार से बता रहे हैं प्राण। 3 से बड़ी किसी अभाज्य संख्या में 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ऑप्शन है 1, 5, 3 और चौथा ऑप्शन में बोला 1 और 5 दोनों। बताओ आंसर। 1 भी हो सकता है या नहीं तो 5 भी हो सकता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो क्या है बताओ, आप खुद बताओ कि कोई भी संख्या है और इसको हम लोग 6 से डिवाइड करें, 6 से डिवाइड करें। देखो ध्यान से, जब 6 से डिवाइड करेंगे, जैसे हमारे पास आया हुआ 6n+1, तो जो संख्या 6n+1 के फॉर्म में है, अगर इसको हम लोग 6 से डिवाइड करें तो 6 से देखो 6n डिवाइड होकर के रिमाइंडर आएगा 0, और 1 में 6 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा रिमाइंडर। 1 + 0 मिलकर के क्या रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा। क्या रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे बहुत ही विस्तार से, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही डीप में जाकर के। जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि रिमाइंडर थ्योरम इतना आसान हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब किसी भी संख्या जो जो हमारे पास 6n-1 के फॉर्म में है, कोई भी संख्या जो 6n-1 के फॉर्म में है, 6 से डिवाइड करोगे तो 6n में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो आया 0 और -1 आ गया रिमाइंडर, तो हमारे पास टोटल रिमाइंडर क्या आता है -1। और रिमाइंडर को हम लोग माइनस में नहीं लिखते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसी को आप ऐड कर दीजिए अगर माइनस में आ जाता है तो -1 + 6 मिलकर के हमारे पास क्या आ जाता है बताओ, +5। तो या तो रिमाइंडर 1 आएगा या तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा। इतना बात आपको आया समझ में? क्या बताओ। अब यहां पर एक बात याद रखना, जो आप लिख रहे हैं ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार सब लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इस पे समझाते हैं और इस पे कुछ चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं हम लोग। क्या बातचीत करते हैं? देखो, कुछ लोगों के दिमाग में अब ये बात आ रहा होगा, मैं इसको मिटा देता हूं यहां से, ये हमारे पॉइंट में नहीं था, बट आपको उम्मीद करते हैं कि ये भी आपके पॉइंट में आ गया होगा और समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि कोई भी संख्या जैसे उठा लो, जैसे 79 है, तो 79 किस फॉर्म में है? ये 13 छके 78 + 1 होता है क्या 79? बताओ होता है क्या? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 6 × 13 + 1, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? यानी ये 6n+1 के फॉर्म में है कि नहीं है? 100% है। लेकिन याद रखना, उल्टा एकदम सही नहीं है, उल्टा सही नहीं है। उल्टा सही नहीं है का क्या मतलब है? मतलब ऐसा नंबर सिस्टम में आप अब सोच करके ही ऐसा चलोगे कि दुनिया में जितना भी 6n+1 है या 6n-1 है, वो सारा का सारा प्राइम नंबर होगा, तो ये आपका गलती होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेकर के चले, 25। 25 के बारे में बताओ, क्या ये प्राइम नंबर है? क्या बोलोगे सर ये तो प्राइम नंबर नहीं है, ये तो कंपोजिट नंबर है, ये तो कंपोजिट नंबर है। लेकिन 25 देखो, क्या 6n+1 के फॉर्म में है? क्या 6 चौका 24 + 1 बोलो है क्या? तो आप बोलोगे क्या कि सर ये जो 25 है ये तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी 6n+1 के फॉर्म में है। तो यही बात तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि जितना भी प्राइम नंबर जो 3 से बड़ा है वो सारा 6n+1 या 6n-1 के फॉर्म में है, लेकिन पूरे नंबर सिस्टम में जितना भी 6n+1 या 6n-1 है वो सारा प्राइम नंबर नहीं है, सारा प्राइम नंबर नहीं है। बात आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या बताया आपको? हमने क्या बताया कि जितना भी प्राइम नंबर है 3 से बड़ा, वो सारा 6n+1 के फॉर्म में है या 6n-1 के फॉर्म में है। लेकिन जितना भी नंबर सिस्टम में 6n+1 के फॉर्म में संख्या है, 6n-1 के फॉर्म में संख्या है, वो सारा प्राइम नंबर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर बात आया समझ में? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 12 नंबर का पॉइंट। जितना भी प्राइम नंबर है जो 3 से बड़ा है, हमने क्या कहा, जितना भी प्राइम नंबर है जो कि 3 से बड़ा है, अगर आप उसका स्क्वायर करो और उसमें से 1 घटा दो, स्क्वायर करके आप किससे घटा दो, 1 से घटा दो। जितना भी प्राइम नंबर है जो 3 से बड़ा है उसका स्क्वायर करके 1 घटा दो, ये 100% 12 से डिविजिबल होगा ही होगा।
12 से पूर्णतः विभाजित होगी। हमने क्या कहा, जितना भी प्राइम नंबर है जो 3 से बड़ी है, अगर आप उसका स्क्वायर करके 1 घटा दो तो वह संख्या 12 से विभाजित होगी। आप 12 से पूर्णतः विभाजित करके लिख दो, पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, बट कैसे जानेंगे सर कौन होगा कौन नहीं होगा प्राइम नंबर? देखो, कौन होगा कौन नहीं होगा प्राइम नंबर, प्राइम चेक में हम लोग सब कुछ के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन उसका जो मेथड है वो मैं आपको 1 मिनट के लिए सिर्फ समझा देता हूं, बट अभी हम उस पर बहुत ज़्यादा अंदर में नहीं जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर हमें पता करना है कि 97 प्राइम नंबर है या नहीं है, जैसे हमें पता करना है कि 97 प्राइम नंबर है या नहीं है, सर परसेंटेज भी इसी तरह पढ़ाइए सर जी, परसेंटेज पूरा पढ़ा दिए हैं, परसेंटेज में 150 पौने 200 क्वेश्चन हम करवा दिए इस चैनल पे। तो आपको क्या करना है ना, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 97 का स्क्वायर रूट लगभग में 10, और 10 से छोटा जितना भी प्राइम नंबर है, कौन कौन सा प्राइम नंबर है 10 से छोटा, 2, 3, 5 और 7, इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर है क्या, बताओ? नहीं। हाँ, तो 2 से क्या 97 कट जा रहा है? नहीं। 3 से 97 कट जा रहा क्या? नहीं। 5 से 97 कट जा रहा क्या? नहीं। 7 से 97 कट जा रहा क्या? नहीं। तो हम समझ के चलेंगे कि ये 97 क्या है, एक प्राइम नंबर है, याद रखना। प्राइम चेक ऐसे ही करते हैं हम लोग, ठीक है। सर आज बहुत हो गया, चलिए ठीक है, बस 1 मिनट, ये लास्ट ही पॉइंट था हमारा, ये लास्ट ही पॉइंट था। टाइम हमारा हो चुका है, 7 बज गया है, कोई बात नहीं है। प्लीज रिपीट सर, ओके। बस 5 मिनट और भी आज क्लास करके फिर कल तो आपका होगा भी नहीं, शेषफल वाला भी बता दीजिए, ठीक है, बताएंगे। हमने क्या कहा, प्राइम चेक कैसे करते हैं, कोई भी संख्या प्राइम नंबर है या नहीं है, जैसे आप 101 लिख लो, 101 का स्क्वायर रूट निकालो, 101 का स्क्वायर रूट लगभग में 10 होगा क्या, बताओ? 10 से छोटा जितना भी प्राइम नंबर है, 2, 3, 5 और 7, इसे चेक कर लो, क्या 2 से ये 101 कट रहा है क्या? नहीं। 3 से 101 कट रहा क्या? नहीं। 5 से 101 कट रहा क्या? नहीं। 7 से 101 कट रहा क्या? नहीं। तो इसका मतलब 2 से, 3 से, 5 से और 7 से नहीं कटा, तो ये जो 101 है वो कौन सा नंबर हो जाएगा, एक प्राइम नंबर हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? और इसको कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, 1/2 और पढ़ा दीजिए, आधा घंटा और पढ़ा दें, कंटिन्यू रखिए सर, अच्छा ठीक। नहीं, बस 5 मिनट सम संख्या और विषम संख्या बता देते हैं, को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर बता देते हैं, तो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से रिलेटेड सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक और पॉइंट लिख लो, देखो ध्यान से, देखो 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 आया, उसके बाद आया था 11, 13, 17, 19, फिर आया था 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। इस सब में देखो एक बात क्या कॉमन है, एक डिजिट का अगर बात करते हैं, तो एक डिजिट का बात करते हैं तो एक डिजिट में प्राइम नंबर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। लेकिन हम इससे ज्यादा का बात कर रहे हैं, ये तीसरा पॉइंट है, असल में 13वां पॉइंट है। 10 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर, 10 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर, ठीक है, 10 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर, याद रखना, इसका यूनिट डिजिट, कौन सा डिजिट, यूनिट डिजिट, या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा। देखो, या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा, या तो 1 होगा, या 3 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 9 होगा, इसके अलावा यूनिट डिजिट कुछ भी नहीं है। बात आ रहा समझ में? उम्मीद करते हैं कि 100% आपको समझ में बात आ गया होगा। हमने क्या कहा, कोई भी प्राइम नंबर जो 10 से बड़ी है, कोई भी प्राइम नंबर जो 10 से बड़ी है, उसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा, या 3 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा। 1 होगा, या 3 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा, अपने दिमाग में घुसा लीजिए, ठीक है। इंटीजर्स है, पूरे इंटीजर्स को 2 पार्ट में बांटा गया।
इंटीजर्स को या पूर्णांक संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको दो पार्ट में बांटा गया। एक को कहा गया सम संख्या, एक को कहा गया सम संख्या, इवन नंबर, और दूसरे को कहा गया विषम संख्या। दूसरे को क्या कहा गया? विषम संख्या, ऑड नंबर्स। ठीक है। सम संख्या हर एक वह संख्या जो 2n के फॉर्म में हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या। हर एक वह संख्या जो 2n के फॉर्म में हो, मतलब 2 से कट जाए। और हर एक वह संख्या जो 2n प्लस 1 के फॉर्म में हो या 2n माइनस 1 के फॉर्म में हो। बात आ रहा समझ में? हर एक वह संख्या जो 2n के फॉर्म में हो, और हर एक वह संख्या आएगा विषम संख्या, और ये सारा का सारा क्या कहलाएगा? सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। यहाँ पर 0 भी ले लो, -2 ले लो, -4 ले लो, -8 ले लो। ये सभी का सभी संख्या क्या है? एक 2n के फॉर्म में। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ये जरूर रहता है कि सर ये बताइए कि 0 क्या है? इवन नंबर है क्या? तो हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि 0 एक ऐसा संख्या जो सब से कट जाती है। तो 0 जब सब से कटती है तो हमने क्या कहा? जो 2 से कट जाए तो क्या 2 से 0 कटेगी? बोलोगे हाँ सर कट तो रही है 0। 0 तो सब से कटती है तो 2 से भी कटेगी। तो इसका मतलब क्या है कि 0 भी एक क्या है? एक इवन नंबर है, याद रखना। ठीक है। और ये जो ऑड नंबर है देखो, -3, -1, 1, 3, 5, 7, इस तरह का सारा संख्या क्या कहलाता है हमारे पास? इवन नंबर कहलाता है, ऑड नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑड नंबर। ठीक है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। जो 2 से कट जाए सम संख्या, जो 2 से नहीं कटे या 2 से काटने पर रिमाइंडर 1 छोड़े, तो उस तरह के सारे संख्या को हम लोग विषम संख्या कहते हैं या ऑड नंबर कहते हैं। क्लियर है? अब यहां पर देखो ध्यान से, एक चीज और याद रखना, इसके बारे में पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट देखो, ये जो 2n है, अगर 2n का स्क्वायर करोगे किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करने पर, किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करने पे हमारे पास क्या आता है? 4n स्क्वायर। बोलो आता है क्या? किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करने पर याद रखना 4 से पूर्ण विभाजित होती है संख्या। किसी भी इवन नंबर को स्क्वायर करने पर 4 से पूर्ण विभाजित होती है संख्या। 2n का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 4n स्क्वायर। बोलो यही आएगा क्या? और तो 4n स्क्वायर आने का क्या मतलब है? 4 इंटू n स्क्वायर। मतलब कोई भी ऐसा संख्या जो 4 का मल्टीपल हो तो 4 से पूर्ण विभाजित होगी कि नहीं होगी? 100%। बोलो होगा कि नहीं होगी? और हमने क्या कहा? अगर किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो 2n प्लस 1 का अगर आप स्क्वायर करते हैं, देखो ध्यान से, 2n प्लस 1 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 2n का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 4n स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 1। और 2 दूनी 4, क्या हम लोग 4n लिख सकते हैं क्या? अब आप यहां पर देखो 4n स्क्वायर और 4n, इसमें से क्या करो? 4 को कॉमन ले लो, अंदर में भेज दो n स्क्वायर प्लस n। ओके। और बाहर में क्या रहेगा? 1। तो एक बात आपने क्या देखा कि किसी भी इवन नंबर को किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करने पर, किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करने पर अगर 4 से भाग दिया जाए, 4 से भाग दिया जाए, भाग दिया जाए, 4 से भाग दिया जाए तो शेष फल हमेशा 1 आएगा। क्या ये याद रहेगा क्या? किसी भी ऑड नंबर को, किसी भी ऑड नंबर को अगर स्क्वायर किया जाए तो स्क्वायर करने के बाद अगर 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। सर ऐसे पर बेस्ड क्वेश्चन दीजिएगा तो बनाएंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा 100%। इसीलिए तो हम एक एक चीज़ आपको बताते जा रहे हैं। सब पे क्वेश्चन रहेगा, आपको सब पे क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है। ओके। इतना बात क्लियर हो पा रहा? क्या ये बात आपको पहले से पता था क्या? किसी भी ऑड नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे और 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? बताओ? 1 आएगा, याद रखना। और किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा रिमाइंडर। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब यहां पर देखो कुछ जो प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो तो इसको क्या करना है, आप लोग को एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट पेज पे आएंगे।
ले लिए स्क्रीनशॉट। देखो अब यहां पर आप लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड। प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड नंबर, सम और विषम संख्याओं के गुण। देखो ध्यान से याद रखना हमेशा, किसी भी दो सम संख्या को जोड़ा जाए, दो सम संख्या को यदि जोड़ा जाए तो हमेशा एक सम संख्या ही आता है। पहला पॉइंट है ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट, किसी भी दो विषम संख्या को जोड़ा जाए, दो विषम संख्या को जोड़ा जाए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, जितना छोटा लग रहा है ना उतना छोटा ये है नहीं। दो विषम संख्या को जोड़ोगे तो हमेशा एक सम संख्या आएगा, ठीक है। दो विषम संख्या को जोड़ोगे तो हमेशा क्या आएगा, एक सम संख्या आएगा। हम लोग सबके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे देखो हमें पता है कि दो विषम संख्या 2n+1 प्लस 2n+1 के फॉर्म में रहता है। बोलो रहता है कि नहीं रहता है? तो आप जोड़ दो 2n प्लस 2n मिलकर के हमारे पास क्या हो गया 4n। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? और 1 प्लस 1 मिलके हमारे पास क्या हो गया ये 2। तो क्या हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं क्या? 2 कॉमन लेने का क्या मतलब है, 2n प्लस 2 इंटू 2n+1 आ जाएगा। और ये भी क्या 2n के ही फॉर्म में है क्या? तो 2n के फॉर्म में है तो हम लोग बोल सकते हैं ना, दो विषम संख्या को जोड़ेंगे तो एक सम संख्या, और एक बार और विषम संख्या को अगर जोड़ देंगे ना तो बताओ वो विषम संख्या हो जाएगा। दो विषम संख्या को जोड़े तो सम, ठीक है। इसको याद रखना। ये देखो नेक्स्ट पॉइंट, एक बार अगर सम संख्या को जोड़े और सम संख्या में अगर विषम संख्या को जोड़ दिए तो सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ने पे हमेशा विषम संख्या आता है, याद रखना, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, सम में से विषम घटा दो या विषम में से सम घटा दो, सम में से विषम घटा दो या विषम में से सम घटा दो, हमेशा क्या आएगा, एक विषम संख्या ही आएगा, ऑड नंबर ही आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, हमने क्या कहा, दो सम संख्या को जोड़ो चाहे दो विषम संख्या को जोड़ो सम संख्या आएगा। एक सम एक विषम को जोड़ो विषम आएगा। सम में से विषम माइनस कर दो या विषम में से सम माइनस कर दो, हमेशा एक क्या आएगा, विषम आएगा, याद रखना, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अगर सम को मल्टीप्लाई करते हैं सम संख्या से तो सम को अगर सम से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा सम आएगा, ओके। इसी तरह से अगर विषम को विषम से मल्टीप्लाई करोगे, विषम को अगर मल्टीप्लाई करोगे विषम से तो हमेशा एक विषम संख्या ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो यहां पर मैं लिखता हूं, कभी भी एक सम संख्या को विषम संख्या से मल्टीप्लाई करो या विषम संख्या को सम संख्या से मल्टीप्लाई करो तो हमेशा एक सम संख्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, एक सम संख्या आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट। और इसके बाद जो हम बताने जा रहे हैं वो पावर वाला बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। इसके बाद हम बता रहे हैं पावर वाला, एक सम संख्या पर पावर अगर सम संख्या रहे, एक सम संख्या पर पावर अगर सम संख्या रहे तो हमेशा एक सम संख्या ही आता है। बात आ रहा समझ में? एक सम संख्या पर अगर पावर विषम संख्या रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, पावर विषम संख्या रहे तो भी संख्या का आंसर हमारे पास सम संख्या ही आता है, ठीक है। और एक विषम संख्या पर पावर अगर विषम संख्या रहे, अगर विषम पर पावर विषम रहे तो हमेशा एक विषम संख्या ही आएगा, और विषम पर पावर सम भी रहे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा एक विषम संख्या ही आता है। देख लो, इसको लिख लो, दो सम संख्या को जोड़ने पर सम आता है, दो विषम संख्या को जोड़ने पर भी सम आता है, जबकि एक सम और एक विषम रहे तो हमेशा विषम आता है। सम में से विषम घटा दो चाहे विषम में से सम घटा दो, हमेशा एक विषम संख्या आता है। सम को सम से गुना करोगे तो सम संख्या ही आएगा, विषम को विषम से गुना करोगे तो विषम संख्या ही आएगा। सम को अगर विषम संख्या से गुना करोगे तो सम आएगा। बात आ रहा समझ में? अगर सम पर पावर सम हो या सम पर पावर विषम हो, हमने क्या कहा, इस दोनों पे गौर करो, सम पर पावर विषम हो या सम पर पावर सम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा क्या आता, सम संख्या ही। इसी तरह से विषम पर पावर विषम हो या विषम पर पावर सम हो, विषम पर पावर सम हो, ठीक है, विषम पर पावर अगर विषम हो या विषम पर पावर सम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर हमेशा क्या आता है, विषम ही आता है।